ब्रदर वोंग, प्लीज बी केयरफुल। मैं टाइम में वापस आ गया हूँ। मैंने शेन बुयू के सामने ही उसका पूरा वार्डरोब खाली कर दिया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वो अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी अब उसके पास मेरे बगल वाले कमरे में रहने का भी हक नहीं रहेगा। ये सोचते ही वो लगभग अपने सारे आंसू बहा चुकी थी। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मेरे डैड को पता चल जाता है कि शेन बुयू मुझसे प्यार करती है। फिर वो जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा देते हैं, लेकिन मैंने उसे कभी एक फ्रेंडली लुक तक नहीं दिया। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं उसे और भी ज्यादा नापसंद करने लगा। मैं तो उसके सामने दूसरी औरतों को भी घर ले आता था। धीरे धीरे मैंने अपनी ही कंपनी बर्बाद कर दी, लेकिन सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेन बुयू अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाएगी। उसी पल मुझे आखिरकार एहसास हुआ। मैंने कसम खाई कि पूरी जिंदगी मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। मैं उसे दोबारा कभी पहले की तरह इतना हम्बल नहीं रहने दूंगा। खैर, मैं ये क्या कर रहा हूँ? तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी है? जाओ पढ़ाई करो। खाली वार्डरोब को देखते हुए शेन बुयू कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई और मैं भी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो चुपचाप वहां से चली गई। उसे ऐसे ही भेजने के बाद मैंने उसके सारे कपड़े और टॉयलेटरीज उठाकर अपने कमरे में रख दिए। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर आज रात उसे पता चला कि उसे मेरे साथ एक ही कमरा शेयर करना है तो क्या उसके चेहरे पर अब भी वही शांति रहेगी? कमरा ठीक करने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर फांग फैमिली के लिए खाना देने निकल पड़ा। ऑफिस के अंदर जाने से पहले ही मैंने फांग फू को ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सुन लिया। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था इसे एक्सेप्ट मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देखो, हम फंड्स की कमी में फंस गए हैं। मेरे पास अभी इतनी लिक्विड कैपिटल नहीं है। क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो? ब्रदर इन लॉ, आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। मेरी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप ही मेरे इकलौते ब्रदर इन लॉ है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्या आप मुझे इस हालत में धकेलना चाहते हैं? ये सब सुनते ही मुझे तुरंत ओरिजिनल प्लॉट याद आ गया। मेरे अंकल की फंडिंग चेन पूरी तरह सूख चुकी थी। उन्हें तुरंत कैश फ्लो के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। उस समय फांग फैमिली ने फाइनेंशियल मुश्किलों का हवाला देकर मना कर दिया था, लेकिन बाद में मेरे अंकल मेरे पास आए। उन्होंने समझाया कि फांग फू बहुत पेटी इंसान है और मैंने जबरदस्ती फांग फैमिली से पैसे दिलवाकर उसका नुकसान कवर करवाया। सबसे बेवकूफ़ी वाली बात यह थी कि मैंने सच में ऐसा कर भी दिया। नतीजा ये हुआ, फांग ग्रुप की परफॉर्मेंस बुरी तरह गिर गई। उस दौरान फांग फू बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा, यहाँ तक कि वो कंपनी में ही गिर पड़ा। दूसरी तरफ मेरे अंकल के परिवार ने फांग फैमिली के पैसों से खूब दौलत कमा ली और शिया ग्रुप भी उसी दौरान बन गया। जब भी इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए होती तो वो फांग फू को ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे, जब आपको मुझे इतनी दूर तक लात मारने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे याद है कि फांग फू के बीमार पड़ने के बाद वो मदद मांगने के लिए मेरे अंकल के पास गया था, लेकिन मेरे अंकल पलटकर मेरे सामने ही रोने लगे। मैं इतना भोला और बेवकूफ था कि मैंने सच में उनकी बातों पर यकीन कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि शाह ग्रुप दूसरे लोगों से आगे कैसे निकल पाया। वो लगातार दूसरे लोगों का फायदा उठाकर ही आगे बढ़ा था। ये सब सोचकर मैं जानबूझकर पीछे हट गया। मेरे अंकल के जाने के बाद ही मैं ऑफिस के अंदर गया। क्या बात है डैड, आप इतनी गहरी सांसें क्यों ले रहे हैं? आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गए? मैं बिना किसी वजह के कभी नहीं आता। मुझे देखो, फांग फू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डैड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जल्दी खाना खाइए। शाओ क्यों, तुम अचानक मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई? क्या तुम्हारे अंकल ने तुमसे कुछ कहा? क्या मेरे अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ओह अच्छा है, लेकिन सच में एक बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक बहुत टैलेंटेड इंसान मिला है। सच कहूं तो उसे हायर न करना बहुत अफसोस की बात होगी, इसीलिए मैं खास तौर पे आपको बताने आया हूँ। अच्छा, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर उसे यहाँ भेज दो। थैंक यू डैड। बाद में आपको पता चल जाएगा कि लोगों को पहचानने में मेरी नज़र कितनी अच्छी है। अच्छा, तो बताओ शेन बुयू में आखिर क्या खराबी है? शेन बुयू हर मामले में अच्छी है। पहले मेरी ही गलती थी, अब मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। उधर जब मैं खाना देने गया हुआ था, शेन बुयू ठंडे चेहरे के साथ व्हील चेयर पर बैठकर पूरे विला के खाली कमरों में अपना नया रहने का कमरा ढूंढ रही थी। पूरा ढूंढने के बाद भी उसे अपने कपड़े भी नहीं मिले। आखिर में वो सिर्फ अपने कमरे में वापस लौट सकती थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं आखिर उसे कहाँ भेजने वाला हूँ। वो यही सोच रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद उसे बाहर एक कार के आने की आवाज सुनाई दी। इसलिए वो जल्दी से खिड़की के पास चली गई। सिर्फ एक नजर में उसने पहचान लिया कि वो मेरी कार है। वो खिड़की के सहारे खड़ी हो गई।
सिर्फ मुझे एक बार और देखने के लिए। घर लौटने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर किचन में चला गया। रुक जाओ, मॉम को धोने दो, अपने हाथ गंदे मत करो, ये तो बस एक लंच बॉक्स है, तुम्हारे हाथ भी हाथ ही है। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि घर के लिए एक हाउसकीपर हायर कर लूँ ताकि उन्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मैं उन्हें ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए भी ले जाना चाहता हूँ। उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मैं शेन बुयू से नफरत करता था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके डैड और मॉम की दोबारा शादी हुई थी, मैं उन्हें सीधे घर से बाहर नहीं निकाल सकता था। इसी वजह से मैंने उस प्रीस्टेस को भी कभी अच्छी नजर से नहीं देखा। अगर तुम आदेश दे सकती हो तो एक नौकर की तरह काम भी करो। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो फांग फैमिली बिल्कुल सही थी। बचपन से बिगड़ा हुआ मैं सच में इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। अच्छी बात यह रही कि भगवान ने मुझे एक और मौका दे दिया। मैंने प्रीस्टेस से इन दोनों बातों के बारे में कहा। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं कहा। लंच बॉक्स धोने के बाद मैं अपने कमरे में वापस लौट आया। फिर मैंने देवी के लिए आगे की प्लानिंग शुरू कर दी। साथ ही मुझे ये भी याद आया कि मैंने सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली थी। मैं जल्द ही स्कूल जाने वाला हूँ। जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक्स निकालो और रिव्यू करो। टाइम में वापस आने के बाद मैंने फाइनेंस सीखने का फैसला किया ताकि दोबारा किसी के स्कैम का शिकार न बनो। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मैं सच में बहुत बेवकूफ था। सिर्फ उसके साथ रहने के लिए मैं विदेश जाने का मौका तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ी। चीन लौटने के बाद मैंने लू झाओयाओ की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और भी ज्यादा मेहनत की। लेकिन आखिर में उन्होंने पलटकर फांग ग्रुप के सारे पैसे हड़प लिए। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिर पानी पीने का बहाना बनाकर नीचे जाने का फैसला किया। देखूं तो सही वो क्या कर रहा है। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला। मैंने पूरे कमरे में नजर घुमाई, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या वो पहले ही अपने कमरे में ऊपर जा चुका है? इतनी जल्दी कैसे? शेन बुयू को थोड़ा दुख हुआ। उसने चुपचाप पानी पी लिया और खास तौर पर गिलास भी अच्छी तरह धो दिया। तब जाकर वो धीरे धीरे और मन मारकर ऊपर चली गई। उसी समय शेन की मॉम वहां आ गई। तुम अभी भी नीचे पानी पीने क्यों आई हो? क्या मॉम तुम्हारे लिए ऊपर पानी नहीं लाई थी? शेन बुयू एक पल के लिए रुक गई। उसने व्हीलचेयर आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भूल गई थी। जब शेन बुयू कमरे में वापस लौटी, मेरी नजर टेबल पर रखे पानी के जग पर पड़ी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्म से सिर तक नहीं उठा पा रही थी। वो अभी तक वापस नहीं आया। तभी दरवाजे पर आवाज आई। अगले ही पल मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। मैं सीधे किताबों के ढेर के पास गया और कुछ ढूंढने लगा। उसी वक्त मैंने मुड़कर देखा और मेरी नजर शेन बुयू से मिली। मैं सीधा उसके बिल्कुल पास चला गया। क्या देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कांटे उगे हुए हैं? अचानक इतना पास आया चेहरा देखकर शेन बुयू पूरी तरह सन्न रह गई। कुछ सेकंड बाद उसे सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। मेरी तेज नजर तुरंत उसके लाल हुए कानों पर पड़ गई। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा, शेन बुयू, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो गए हैं? इतना कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से पकड़ लिया। शेन बुयू घबरा गई। उसने बिना सोचे समझे मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने मुझे छू लिया है, वो घबराकर तुरंत मेरा हाथ छोड़ बैठी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर वो तुरंत घबरा गई। उसने सिर झुका लिया और बहुत संभल कर माफी मांगी। ब्रदर फांग, आई एम सॉरी। मेरा आपको छूने का कोई इरादा नहीं था। मैं नाराज नहीं हूँ। ये सुनते ही शेन बुयू ने तुरंत सिर उठा लिया, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने उसके सामने हाथ हिलाया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तब जाकर जैसे उसे होश आया, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस झुककर उसके माथे पर हल्के से किस कर दिया। शेन बुयू से बात करने के बाद मैं किताब लेकर बाहर निकल गया। खाने का समय हो गया। फांग शाओताओ अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ती हुई आई। वो सबको खाने के लिए बुला रही थी। आवाज सुनते ही मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने फांग शाओताओ को गोद में उठाया और बाहर चल पड़ा। पड़ोस में किसी ने आंटी को आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि शेन बुयू अब भी उसी हालत में थी जैसी मैं दोपहर में छोड़कर गया था। क्या मैंने इसे किस करके सच में पागल कर दिया? शाओताओ पहले नीचे चली गई ताकि मॉम की टेबल लगाने में मदद कर सके। ठीक है, मैं फिर से झुक गया और शेन बुयू के माथे पर एक और किस कर दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तब जाकर शेन बुयू जैसे होश में आई। उसकी आंखें हल्की सी हिली और उसने सिर हिला दिया। ब्रदर, मैं वापस आ गया। जब हम दोनों नीचे गए, फांग शाओताओ ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, ब्रदर, आपने मुझे पहले नीचे क्यों भेज दिया? क्योंकि तुम्हारी सिस्टर अभी एक बहुत जरूरी बात के बारे में सोच रही थी। हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नीचे जाकर
मॉम की टेबल लगाने में मदद करने के लिए कहा। हमारी लिटिल पीच सबसे अच्छी लड़की है। मैंने मुड़कर पीछे खड़ी शेन बुयू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद फांग शाओताओ हाथ धोते ही दौड़कर मेरे पास आ गई। ब्रदर, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल बैठ सकती हो। मैंने उसे उठाकर अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। इस छोटी सी शैतान को ब्रदर क्या मिला? ये तो अपने डैड, मॉम और सिस्टर तक को भूल गई। क्या तुम तीनों एक दूसरे को खाना खिलाने वाले हो? मैंने अपनी सिस्टर की प्लेट में खाना रखा और मेरी सिस्टर ने भी मेरी प्लेट में खाना रखा। और क्या खाना है? ये कहते हुए फांग शाओताओ ने अपना छोटा सा बाउल मेरी तरफ बढ़ा दिया और सामने रखे खाने की तरफ उंगली करके बोली, मुझे ये और ये खाना है। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने एक एक करके उसकी पसंद की सारी डिशेस उसकी प्लेट में रख दी। ये देखकर देवी से रहा नहीं गया। फांग शू, इसकी प्लेट में और खाना मत रखो, ये इतना नहीं खा पाएगी। मैं खा लूंगी, मैं बाद में सब खत्म कर दूंगी। ये देखकर देवी मुस्कुरा दी। तो फिर खा चुकी हो, अपने ब्रदर से और खाना डलवा लो। फांग शाओताओ ने नाखुश होकर सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। मैं उसकी शक्ल देखकर हंसी नहीं रोक पाया। लिटिल पीच कितनी क्यूट है। शेन बुयू चुपचाप अपना खाना खाती रही। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। थोड़ी ही देर में फांग शाओताओ ने अपना छोटा सा बाउल ऊपर उठा दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। लिटिल पीच बहुत अच्छी है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, चावल का एक दाना तक बर्बाद नहीं किया। डिनर के बाद फांग शाओताओ अपने किंडरगार्टन की टेक्स्ट बुक्स लेकर आ गई और बड़े गर्व से मुझे दिखाने लगी। ब्रदर देखिए, मेरे टेस्ट में 100 पॉइंट्स आए हैं। वक्त बहुत जल्दी बीत गया। देखते ही देखते शाओताओ के सोने का समय हो गया। उसी समय देवी नीचे आई। शाओताओ, चलो अब जाकर बात ले लो, थोड़ी देर और खेलते हैं। नहीं, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। उसे कितना भी मनाया, वो मानी ही नहीं। आखिर मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। लेकिन किसे पता था कि फांग शाओताओ अचानक फिर से मेरी बाहों में आकर लिपट जाएगी। उसने बहुत संभल कर मेरी तरफ देखा। ब्रदर, क्या आप कल फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? ये सुनते ही मेरी नाक में हल्की सी चुभन होने लगी। अब समझ आया कि वो पूरी शाम मुझसे चिट्ठी क्यों हुई थी। असल में उसे डर था कि कल से मैं फिर उससे पहले की तरह बात नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, अब से तुम्हारा ब्रदर हमेशा तुम्हारे साथ खेलेगा। ये सुनते ही फांग शाओताओ खुशी से मुस्कुरा उठी। तब जाकर वो मन मारकर देवी के साथ ऊपर चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी ऊपर चला गया, लेकिन पूरे समय कमरे में रुकी रही शेन बुयू के लिए। ये सब काफी मुश्किल था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब मेरा नया कमरा कौन सा है। नहाने के बाद मैं शेन बुयू के कमरे में गया, लेकिन मैंने देखा वो अकेली व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। उसे उस हालत में देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। मैं उसके पास गया और पीछे से उसे गले लगा लिया। ब्रदर फांग, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने भी उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और तुरंत उसे छोड़ दिया। फिर मैं उसे व्हीलचेयर समेत नए कमरे में ले आया। इसके बाद मैंने कहा, अब से ये तुम्हारा कमरा है। नहीं, मैं गलत था। अब से ये हम दोनों का शेयर किया हुआ कमरा होगा। शेन बुयू ने सिर झुका लिया। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मुड़कर बाथरूम चली गई। मैं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और अपने पिछले जन्म की बातें याद करने लगा। उसके साथ रहना बस हाथ पकड़ने तक ही सीमित था। पहले मुझे लगता था कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हमारे रिश्ते को बहुत महत्व देता है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया ये सब सिर्फ मेरी अपनी विशफुल थिंकिंग थी। शुरू से लेकर आखिर तक वो सिर्फ आन लान से ही प्यार करता था। इस जन्म में कृपया फिर से मुझे चोट मत पहुंचाना। शेन बुयू काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आई। शेन बुयू, क्या तुम ठीक हो? इतनी देर क्यों लग रही है? बस अभी हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया। शेन बुयू व्हीलचेयर चलाते हुए बाहर आ गई। तुम बाल सुखाए बिना ही बाहर क्यों आ गई? शेन बुयू हकलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। ये देखकर मैंने हल्की सी सांस छोड़ी और मजबूर होकर तौलिया लेने चला गया। मैंने शेन बुयू को ड्रेसिंग टेबल के सामने ला दिया और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। बाल सुखाने के बाद मैंने पहले उसे बेड के किनारे पहुंचा दिया। जब मैं नहा के वापस आया और बेड पर लेटा, तब तक शेन बुयू पहले से ही बेड पर लेटी हुई थी। बस वो मुझसे थोड़ी सी दूरी पर थी। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, शेन बुयू की भी अभी अभी नींद खुली थी। पता नहीं कब हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे। तुम कब जागी? अभी थोड़ी देर पहले। शेन बुयू का जवाब हमेशा की तरह बहुत छोटा था। वो वैसे भी ज्यादा बातें करने वाले इंसान नहीं थी। मुझे उसे छेड़ने का मन हुआ। मैं थोड़ा उसके करीब झुका और धीरे से उसके गाल को छू लिया। मैंने देखा उसके कानों के सिरे फिर से हल्के लाल हो गए थे। ये देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद तैयार होने के बाद
मैं शेन बुयू को व्हील चेयर पर नीचे ले आया। उस समय सब लोग अभी नाश्ता करना शुरू ही कर रहे थे। मुझे देखते ही फांग शाओताओ खुशी से उछल पड़ी। ब्रदर, इधर आकर बैठिए। मैं मुस्कुराते हुए शेन बुयू को वहां तक ले दिया और शाओताओ के बगल में बैठ गया। जब लगभग नाश्ता खत्म होने वाला था तभी फांग शाओताओ अचानक बोली, ब्रदर, अगर आपका और सिस्टर का डिवोर्स हो गया तो आप मुझसे शादी कर लेना। ये सुनते ही मैं पूरी तरह चौंक गया। ये कैसी अजीब बात है। मिस्टर फांग दूध पीते पीते खांस पड़े, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसी समय शेन बुयू चुपके से मेरी तरफ देख रही थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फांग फू ने तुरंत फांग शाओताओ की बात बीच में काट दी। ठीक है, अब खाना खाओ, बाद में स्कूल के लिए लेट मत हो जाना। फांग शाओताओ ने नाखुश होकर होठ फुला लिए। मैं मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। थोड़ी देर में तुम्हारा ब्रदर खुद तुम्हें स्कूल छोड़ने जाएगा। फांग शाओताओ तुरंत फिर से खुश हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया। अपनी छोटी सिस्टर को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर वापस आया और देवी को ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले गया। शुरुआत में देवी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं लगभग जबरदस्ती उन्हें बाहर लेकर गया। कैसा लग रहा है ना? मैंने आपके लिए मेंबरशिप कार्ड भी बनवा दिया है। उसमें पैसे भी टॉप अप कर दिए हैं। जब भी समय मिले मेंटेनेंस के लिए आती रहिएगा। मेरे पैसे बर्बाद मत करो। मॉम अब बूढ़ी हो गई है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आंटी ने ऐसा कहा, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं शेन की मॉम का इंतजार करने के लिए एक मसाज चेयर पर बैठ गया। मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। दोबारा जन्म लेना कितना अच्छा होता है। इस बार मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह एंजॉय करूंगा। कचरे जैसे लोगों से दूर रहूंगा और अपने परिवार की रक्षा करूंगा। उधर आन लान मिल्क टी शॉप में एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर रही थी। तुम मेरे परिवार की हालत जानती हो। मेरे डैड की कंपनी पूरी तरह मेरे अंकल पर निर्भर है। फांग शिउ तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या तुम मेरी मदद करके उससे छुटकारा दिला सकती हो? अगर वो नाराज हो गया और मेरे अंकल से शिकायत कर दी तो मेरे डैड का बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। आन लान लगातार मेरी बुराई करती रही। उसने खुद को एक मासूम और सताई हुई लड़की की तरह दिखाया। उसकी बातें सुनकर लू झाओयाओ के मन में उसे बचाने की इच्छा और भी बढ़ गई और मेरे लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत बची। उसने दर्द भरे चेहरे के साथ आन लान का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी उससे एक बार और मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम जानती हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। आन लान ने खुश होने का नाटक किया। झाओयाओ, थैंक यू। इसके बाद दोनों ने थोड़ा और दिखावा किया। फिर उसने लू झाओयाओ के फोन से फांग शू को एक मैसेज भेजा। फांग शू, शनिवार को मिलते हैं। उधर मैं किचन में सबकी मदद कर रहा था और अपना फोन लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रख दिया था। उसी समय मेरे फोन की रिंग बजी। स्क्रीन जल उठी। शेन बुयू ने यूं ही एक नजर डाली और लू झाओयाओ का मैसेज देख लिया। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मैं आंटी की टेबल लगाने में मदद कर रहा था। फिर मैं लिविंग रूम में आया और शेन बुयू को खाने के लिए बुलाया। मैं उसे व्हीलचेयर से ले जाने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। मुझे मत धक्का दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगी। ये सुनकर मुझे लगा शायद उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। लेकिन मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक गया। आंटी खुशी खुशी मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगी। ये पहली बार है कि इसने खाना बनाया है। मैंने उम्मीद भरी नजरों से शेन बुयू की तरफ देखा। आखिर ये मेरा पहला मौका था। हालांकि उसकी मॉम ने मुझे गाइड किया था, लेकिन शायद स्वाद इतना अच्छा न हो। अगर अच्छा न लगे तो जबरदस्ती मत खाना। शेन बुयू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चॉपस्टिक्स उठाई और एक निवाला खाया। मैंने उसकी आंखों में आया बदलाव साफ देख लिया, जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। मेरे बनाए हुए सारे व्यंजन बहुत जल्दी खत्म हो गए। ये देखकर मैं काफी खुश हुआ। लगता है खाना सच में अच्छा बना था। डिनर के बाद शेन की मॉम ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया। मेरे पास शेन बुयू के साथ ऊपर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपने कमरे में लौट आया और शेन बुयू अपने पुराने कमरे में चली गई। शुरुआत में मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन जब मैंने अपने फोन पर आया मैसेज देखा तो मुझे सब समझ आ गया। शेन बुयू ने वो मैसेज देख लिया था और उसे गलत फहमी हो गई। मैं थोड़ा घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। लगता है मेरी वाइफ चल रही है। मैंने दरवाजा खोला और उसे मनाने के लिए उसके कमरे में चला गया। जैसा मैंने सोचा था, शेन बुयू पढ़ाई नहीं कर रही थी। वो बस कंप्यूटर डेस्क के सामने बैठी कहीं खोई हुई थी। मैं सीधा उसके पास चला गया और उसे वापस कमरे में ले आया। कमरे में लौटने के बाद शेन बुयू ने नाराज चेहरे से मुझे देखा। मुझे और भी काम है, आप मुझे वापस क्यों ले आए? मैंने उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने उसे सीधे उठाकर बेड पर बैठा दिया। क्या हुआ? बाकी काम थोड़ी देर बाद भी हो सकते हैं। अभी दोपहर में सोने का समय है।
मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोना नहीं चाहती। शेन बुयू उठकर जाने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसे जाने नहीं दिया। लेकिन मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे पास नहीं होती तो मुझे नींद नहीं आती। मेरे साथ सो जाओ। ठीक है। मेरी वाइफ के इतना कहने के बाद भी जब शेन बुयू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मैंने उसे कई बार और पुकारा। शेन बुयू वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मैं मुस्कुरा दिया, फिर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और हम दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह जागते ही मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कल मेरे फोन के मैसेज देखे थे? हाँ। नहीं, शेन बुयू ने जोर देकर इनकार कर दिया। मैंने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखकर बोलो। शेन बुयू बेबस हो गई। आखिर उसे सच बताना ही पड़ा। मैंने बस एक नजर देखी थी, वो कुछ शब्द देखकर मुझे समझ आ गया। मैंने अपना फोन निकाल लिया। तो यही वजह है कि तुम नाराज थी। शेन बुयू ने मुझे घूर कर देखा। उसका रिएक्शन देखकर मैं मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो शेन बुयू, इस दुनिया में मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। उधर रात में अंकल सोफे पर बैठे गहरी सांसें भर रहे थे। अब क्या करें? मेरे जीजा जी किसी भी हालत में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। लगता है मुझे सब छोड़कर चले जाना चाहिए, ताकि तुम्हारी आंटी भी मेरी वजह से मुसीबत में न फंसे। ये सुनते ही आंटी गुस्से से खड़ी हो गई। दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, ये सब करने से क्या होगा? क्या तुम किसी ऊंची बिल्डिंग से कूदकर मरने वाले हो? हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। क्या तुम चाहते हो कि हम भूखे मरे? मैं तो अभी भी तुमसे बहुत सारे पैसे कमाने की उम्मीद लगाए बैठी हूँ। इतनी सी बात पर मरने की बातें मत करो, जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ये सुनते ही अंकल खुशी से खड़े हो गए। वो तुरंत आगे बढ़े और आंटी का हाथ पकड़ लिया। हनी, तुम्हारे पास कोई तरीका है? जल्दी बताओ क्या करना है। आंटी ने भौं उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बेवकूफ हो। अगर तुम उससे पैसे उधार नहीं ले सकते तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके ब्रदर इन लॉ हो। अगर रिश्ता बदल जाए तो बात अलग होगी। हनी, तुम तो जीनियस हो। अंकल इतने खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। मैं अभी फांग शियू को कॉल करता हूँ, वो हमारी बात सबसे ज्यादा सुनता है। ये कहकर उन्होंने तुरंत फोन मिला दिया। दूसरी तरफ आन लान अभी भी लू झाओयाओ के साथ थी। दोनों फिर से मिल्क टी पी रहे थे और उसके बाद मूवी भी देखी। दोनों साथ साथ चलते हुए रेजिडेंशियल एरिया के गेट तक पहुंचे। लू झाओयाओ ने मुड़कर, आन लान, आज मेरे साथ मूवी देखने के लिए थैंक यू। आन लान ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। मुझे भी वो मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन उसका एंडिंग मुझे पूरी तरह पसंद नहीं आया। मेल प्रोटैगनिस्ट आखिर में अपना पहला प्यार खो बैठा। सच में बहुत अफसोस की बात है। लू झाओयाओ ने भी अफसोस से सिर हिलाया। सच में बहुत अफसोस हुआ। कितनी दुख की बात है। अगर मैं कभी किसी रिलेशनशिप में हुआ तो शुरुआत से आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सुनकर आन लान ने लू झाओयाओ की तरफ हल्की सी मुस्कान दी। लू झाओयाओ, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। लू झाओयाओ ने सिर हिलाया, फिर धड़कते दिल और खुशी से भरे चेहरे के साथ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर आन लान के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बस कुछ और दिन सब्र करना है। जब फांग शियू और लू झाओयाओ विदेश चले जाएंगे तब शेन बुयू सिर्फ मेरी होगी। उधर बेडरूम में शेन बुयू ने पीछे से मुझे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। आप मुझे सोते वक्त अपनी बाहों में क्यों नहीं लेते? मैं ये कैसे कहता कि मैं डर गया था। दोपहर में जिसे मैंने छेड़ने की सोची थी, आखिर में वही मुझे छेड़कर कंफ्यूज कर गई। ब्रदर फांग, शेन बुयू ने पीछे से बड़ी बेचारगी से मुझे पुकारा। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेन बुयू शुरू से ही नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल फिर भी पिघल गया। पिछले जन्म में उसने मेरे लिए जो कुछ भी चुपचाप किया था, उसे याद करके मुझे उसके लिए और भी बुरा महसूस होने लगा। मैं सिर्फ सोच ही सकता था कि उस समय वो कितनी निराश रही होगी। अब समझ आया कि बाद में उसकी टांगों की हालत और क्यों बिगड़ गई थी। उसने इलाज छोड़ दिया था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उसने सिर्फ इलाज ही नहीं छोड़ा था, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया था। ये सोचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं मुड़ा और शेन बुयू को कसकर गले लगा लिया। शेन बुयू, भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी अपनी जिंदगी से हार मत मानना। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह जियो। मुझसे वादा करो, ठीक है? लेकिन शेन बुयू के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। तो मुझे किस कीजिए, मैं मान जाऊंगी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेन बुयू का एक्सप्रेशन अब भी वैसा ही था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। वो हल्का सा चौंक गई, फिर धीरे धीरे वो मेरे और करीब आ गई। मैं भी चुपचाप उसके साथ लगा रहा। कुछ देर बाद शेन बुयू ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, फांग शियू, मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। फिर पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। ये सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि शेन बुयू
ये बात पूरी गंभीरता से कह रही थी। वो सच में कोई पागलपन भरा कदम उठा सकती थी। ये सोचते ही मेरे शरीर में अनजाने में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मुझे अपने उस रिएक्शन पर पछतावा हुआ। मेरी वही अनजानी हरकत गलत समय पर हो गई थी। शेन बुयू जरूर इसका गलत मतलब निकाल लेगी। मैंने तुरंत उसे फिर से कसकर गले लगा लिया ताकि उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। शेन बुयू, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर शेन बुयू की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, आज जो तुमने कहा है उसे हमेशा याद रखना। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शेन बुयू आखिर क्या सोच रही थी। अगली सुबह तैयार होकर मैं नीचे आया। मुझे देखते ही फांग शाओताओ ने चिंता से पूछा, ब्रदर, आपके होंठ को क्या हुआ? मैंने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और बड़ी मुश्किल से समझाया, कुछ नहीं, गलती से मेरे होंठ पर कट लग गया। आई एम सॉरी, आज मुझे स्कूल जाना है, इसलिए मैं आज शाओताओ को किंडरगार्टन छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। फांग शाओताओ ने समझदारी से सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, जब बाद में ब्रदर के पास समय होगा तब मुझे फिर स्कूल छोड़ देना। उसी समय शेन बुयू हमेशा की तरह चुपचाप व्हीलचेयर चलाते हुए नीचे आ गई, लेकिन फांग शाओताओ की तेज नजर ने तुरंत कुछ अजीब देख लिया। हम सिस्टर, आपकी गर्दन को क्या हुआ? ये सुनते ही मैं एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया और फिर अचानक खांसने लगा। खांसी खांसी खांसी। मेरी सिस्टर भी ना सबसे चौंका देने वाली बातें इतनी आसानी से बोल देती है। उधर खाना खा रहे फांग फू ने भी ये सुनते ही शेन बुयू की गर्दन की तरफ देखा और फिर वो भी अजीब सी झिझक के साथ खांसने लगे। फांग शाओताओ की नजर शक भरी निगाहों से मेरे और शेन बुयू के बीच घूमने लगी। तभी मैंने उसे जोर से कहते सुना, ओह सिस्टर, आपकी और ब्रदर की लड़ाई हुई है। उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर बिल्कुल चुप रह गया। वैसे तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन मेरी सिस्टर के ऐसा कहने के बाद अब तो लोग और भी ज्यादा गलत सोचने लगेंगे। उस पल मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। मैं बस जितनी जल्दी हो सके टेबल से उठना चाहता था। शेन बुयू पूरे समय चुप रही। उसके चेहरे पर न शर्म थी और ना ही कोई घबराहट। जल्दी से खाना खत्म करने के बाद मैं तुरंत ऊपर गया, अपनी किताब उठाई और घर से निकल गया। जब फांग फू ऑफिस जाने वाले थे तभी शेन बुयू ने उन्हें रोक लिया। डैड, मैं और फांग शू बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। जब तुमने घर भी खरीद लिया है तो लगता है तुम दोनों ने सब सोच समझकर फैसला किया है। ठीक है, फिर तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, लेकिन जब भी समय मिले घर वापस आते रहना। मैं और तुम्हारी मॉम तुम दोनों का इंतजार करेंगे। शेन बुयू ने फिर से सिर हिलाया। थैंक यू डैड, मैं और फांग शू अक्सर आप सबसे मिलने वापस आया करेंगे। फांग फू शेन बुयू के सच्चे चेहरे को देखते रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, मैंने फांग शू को बहुत बिगाड़ दिया है, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। उसके साथ थोड़ा धैर्य रखना। डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। शेन बुयू की बात सुनकर फांग फू मुस्कुरा दिए और अपने कमरे में लौट गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि शेन बुयू अपना वादा जरूर निभाएगी। उधर स्कूल में मैंने बनावटी मुस्कान के साथ अपने अंकल का कॉल उठाया। फांग शू, क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से तुम अपने अंकल के घर नहीं आए। क्या तुम्हें अपने अंकल और आंटी की याद नहीं आती? ये सुनकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा, लेकिन मैंने मुंह से मना नहीं किया। मैं अभी स्कूल में हूँ, आज मेरी क्लास है। आज रात मैं डिनर के लिए अंकल के घर आ जाऊंगा। ठीक है, तो तुम अच्छी तरह पढ़ाई करो, तुम्हारा अंकल तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। कॉल कटते ही मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन ठंडा पड़ गया। फोन पर इतनी मिठास सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा फायदा उठाना आसान है। दूसरी तरफ अंकल आन ने खुशी खुशी फोन रख दिया। आंटी ने उनका चेहरा देखा तो तुरंत समझ गई कि बात बन गई है। अब उन्हें बस आज रात अच्छा एक्टिंग करना है। उधर स्कूल में मैंने ताना मारते हुए हल्की सी हंसी छोड़ी। फिर मैंने घर पे कॉल किया। कॉल जुड़ गई। दूसरी तरफ से शेन बुयू की आवाज आई, ब्रदर फांग, क्या बात है? मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर भी शेन बुयू को पता चल गया था कि कॉल मेरी ही है, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मॉम से कह देना कि आज रात मैं घर पर डिनर नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, फोन के दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। शेन बुयू, तुमने सुना? तब शेन बुयू ने बस धीरे से हम कहा और फोन काट दिया। मैंने उलझन में अपना सिर खुजलाया। उसी समय आंटी किचन से बाहर आई। क्या फांग शू का फोन था? उसने क्या कहा? शेन बुयू ने शांत आवाज में जवाब दिया। फांग शू का फोन स्कूल की बात के लिए था। उसने व्हीलचेयर चलाते हुए ऊपर का रुख किया, फिर वो सीधे कोड की दुनिया में डूब गया। जल्द ही उसने एक मिनी प्रोग्राम बना लिया जो फांग शू की लोकेशन ट्रैक कर सकता था। उसने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
फांगशु, तुम्हारा गेम अब शुरू होने वाला है। उधर क्लासरूम में मुझे बिना किसी वजह के अचानक छींक आ गई। क्या मुझे सर्दी हो गई? मेरे बगल में बैठी लड़की ने मुझे एक पैकेट टिश्यू दे दिया। मैं मुस्कुराया और उसे थैंक यू कहा, लेकिन अचानक वो मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। फिर भी मुझे उसका नाम याद नहीं आया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसी पल किसी बुरी नीयत वाले इंसान ने हमारी ये तस्वीर स्कूल वॉल पर पोस्ट कर दी और ये मामला बहुत जल्दी फैल गया। लेकिन जिस इंसान का नाम इसमें था, यानी मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। उधर घर पर शेन बुयू चुपचाप स्कूल की कैंपस वॉल देख रही थी। तभी उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी। फोटो में मेरी मुस्कान उसे बेहद खटक रही थी। उसने तुरंत उस लड़की की सारी जानकारी निकाल ली। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसने अपनी मेहनत से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और उसके घर पर एक बीमार माँ भी थी जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। शेन बुयू की आंखें ठंडी हो गई। उसे लगा शायद ये लड़की जानबूझकर मेरे करीब आई है। उधर मैं अंकल के घर जाते हुए अचानक उस लड़की को पहचान गया। बाद में वो लू झाओयाओ की मदद करने वाली थी और उसी की सिस्टर सारे पैसे और कीमती सामान लेकर भाग गई थी। पिछले जन्म में मैं उस अकाउंटेंट से मिला था। उसके हाथ में अपनी सिस्टर की फोटो थी। वो बार बार कह रहा था कि मैं ही कातिल हूं। उसने मुझ पर यह इल्जाम भी लगाया कि फांग फैमिली के बड़े बेटे होने का फायदा उठाकर मैंने उसकी सिस्टर को बदनाम किया। अफवाहों का दबाव उसकी सिस्टर सह नहीं पाई और आखिर में उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने जोर से ब्रेक लगा दिए और तुरंत अपना फोन निकाल लिया। लगता है उसकी सिस्टर की मौत का समय यही था, लेकिन मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने पोस्ट देखी तो मैं हैरान रह गया। किसी ने स्कूल वॉल पर मेरे बारे में अफवाह फैला दी थी और कमेंट्स में ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे ये सब मैंने ही प्लान किया हो। एक नज़र में ही मुझे समझ आ गया कि कोई जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है। वो मेरे नाम का इस्तेमाल करके उस लड़की को बर्बाद करना चाहता था। सबसे गुस्से वाली बात यह थी कि बाद में जब उस लड़की की मौत हुई तो लोगों ने उसे उकसाने का पूरा इल्जाम मेरे सिर पर डाल दिया और यही वजह बनी कि उसका भाई बाद में मुझसे बदला लेने आया। ये सब देखते ही मैं एक पल भी शांत नहीं बैठ पाया। मैंने तुरंत पास का एक इंटरनेट कैफे ढूंढा और पोस्ट सफलतापूर्वक डिलीट कर दी। उधर घर पर शेन बुयू ने देखा कि वो पोस्ट गायब हो गई है। उसे तुरंत समझ आ गया कि किसी ने कैंपस नेटवर्क हैक करके पोस्ट डिलीट की है, लेकिन ये उसके लिए बच्चों का खेल था। उसने कुछ ही सेकंड में वो पोस्ट फिर से स्कूल वॉल पर वापस डाल दी। उधर मैं कंप्यूटर बंद करके इंटरनेट कैफे से निकलने ही वाला था, लेकिन वो पोस्ट अचानक फिर से दिखाई दे गई। मैं तुरंत वापस बैठ गया और फिर से काम शुरू कर दिया, लेकिन हर बार दूसरा इंसान मुझसे एक कदम आगे निकल जाता। मैं गुस्से से भर गया। मैंने इतने साल कंप्यूटर सीखा, फिर भी मैं एक अनजान इंसान से हार गया। लग रहा था कि सामने वाला जानबूझकर मेरा विरोध कर रहा है और उसकी स्किल मुझसे भी बेहतर थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस बार मेरा सामना किसी बहुत ताकतवर प्रतिद्वंदी से हुआ। शेन बुयू, क्या तुम अभी बिजी हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? मैं किसी काम में बिजी नहीं हूँ। क्या तुम मेरे लिए ये पोस्ट डिलीट कर सकती हो? मैं घर पहुंचकर तुम्हें भेज दूंगा। मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट खरीदूंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ डेजर्ट देकर रिश्वत देना चाहते हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और तुम्हें क्या खाना है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सच सच जवाब दे दिया। मैंने कहा कि मैं अपने अंकल के घर जा रहा हूँ। फोन कटते ही मैंने तुरंत वो पोस्ट शेन बुयू को भेज दी। इंटरनेट कैफे से निकलने के बाद मैं गाड़ी चलाकर सीधे अपने अंकल के घर पहुंचा। उधर पोस्ट खोलने के बाद ही शेन बुयू को पता चला कि यही वही पोस्ट थी जिसे लेकर सामने वाला और वो लगातार भिड़ रहे थे। ये बात उसे बहुत हैरान कर गई। लगता है अब सच का पता तभी चलेगा जब फांगशु वापस आएगा। फांगशु, तुम आ गए। तुम्हारी आंटी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। लगभग 1 हफ्ता हो गया तुमसे मिले हुए। जरा अपना चेहरा तो देखो, कितना दुबला हो गया है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। हाँ बिल्कुल, उस औरत की कुकिंग मेरी आंटी की कुकिंग के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी आंटी की कुकिंग आज भी सबसे अच्छी है। तो फिर आज थोड़ा ज्यादा खाना। मैंने सोचा था कम से कम आज एक अच्छा खाना तो मिलेगा, लेकिन टेबल पर नजर पड़ते ही मैंने देखा कि वहां सिर्फ हरी सब्जियां थी और वो भी सड़ी हुई पत्तियां। लगता है आज ये लोग गरीबी का पूरा ड्रामा करने वाले हैं। फांगशु, माफ करना, तुम्हें हमारा ये हाल देखकर हंसी आ रही होगी। यह सब तुम्हारे अंकल के निकम्मेपन की वजह से हुआ है। हाल ही में उन्होंने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था उसका कैश फ्लो टूट गया। घर के सारे पैसे कर्ज चुकाने में चले गए। अब घर में बस यही सब्जियां बची है खाने के लिए। इन्हें देखकर घिन मत करना। आओ अपनी आंटी के हाथ का खाना खाओ। ये कहते हुए
आंटी लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसती जा रही थी। मैंने अपना चावल वाला बाउल आगे कर दिया। आंटी, आप और अंकल ने आखिर किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था? इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? अब आगे क्या करेंगे? आहा, और क्या कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो, जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुम्हारे अंकल और मेरी सारी बचत मिलाकर भी ये रकम पूरी नहीं हो रही। आगे कर्ज वसूलने वाले लोग जरूर आएंगे। हम तो ये घर बेचने की भी सोच रहे हैं। जितना मिल जाए उतना ही सही। इसके बाद तुम हमें और अपने अंकल को ढूंढने मत आना, ताकि कर्ज वसूलने वाले तुम्हें भी निशाना न बनाए। बोलते बोलते आंटी और भी ज्यादा भावुक हो गई। तभी अंकल तुरंत आगे बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। मत रो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें और अपने बेटे को इसमें नहीं फंसने दूंगा। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। जब मैं नहीं रहूंगा तो ये कर्ज भी मेरे साथ खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी तुम लोगों के पीछे नहीं आएगा। तुम बस अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी जीना। ये कहते हुए अंकल बालकनी की तरफ चल पड़े। अंकल, कृपया ऐसा कोई बेवकूफी वाला कदम मत उठाइए। जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर ये कर्ज चुका देंगे। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा उन दोनों की एक्टिंग देखता रहा और मन ही मन उनका मजाक उड़ा रहा था। वाह, क्या कमाल की जुगलबंदी है। लगता है इसकी तो पहले से पूरी रिहर्सल की गई है। ठीक है, अगर ये लोग एक्टिंग करेंगे तो मैं भी कर लेता हूँ। मैं तुरंत आगे बढ़ा और अंकल का हाथ पकड़ लिया। अंकल, कृपया कोई गलत कदम मत उठाइए। आखिर अभी कितने पैसों की जरूरत है? जल्दी बताइए। रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर फिलहाल काम चला लीजिए। क्या आपने मेरे डैड से भी पैसे मांगे थे? ये सुनते ही अंकल ने गहरी सांस भरी। तुम्हारे डैड के पास मैं गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी को भी कैश फ्लो की जरूरत है। उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। इतना सुनते ही मुझे उनसे सारी जानकारी निकलवा लेने में कामयाबी मिल गई। ये लोग मुझसे जितने पैसे ठगना चाहते थे, उसे सुनकर मैं अंदर से दंग रह गया। ये तो हद ही हो गई। मैं पहले कितना बेवकूफ था। मुझे लगा था बस कुछ करोड़ का लोन होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि रकम इतनी ज्यादा निकलेगी। अब समझ आया कि फांग फैमिली कंपनी के सारे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स बेचने पर क्यों तुली हुई थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चूंकि इन लोगों के पास पैसों की इतनी कमी है, तो फिर देखते हैं तुम लोग आखिर कितना खर्च करने को तैयार हो। आंटी, मेरा एक दोस्त है। वो सेकेंड हैंड लग्जरी गुड्स खरीदने और बेचने का काम करता है। आपने पहले जो भी चीजें खरीदी थी उन्हें बेच देते हैं। शायद इससे कुछ और पैसे इकट्ठे हो जाए। कम से कम आप लोगों का खाना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आंटी ने अजीब सी हंसी हंसी। फांग शिव, मेरी चीजों की कोई खास कीमत नहीं है। मुझे लगता है ये रहने ही दो। नहीं आंटी, आप चिंता मत कीजिए। वो मेरा दोस्त है। वो मुझे कभी चीट नहीं करेगा। आपकी चीजों की अच्छी कीमत जरूर मिलेगी। मैंने पहले आप और मेरे कजिन के लिए जो चीजें खरीदी थी, उनकी कीमत ही कई लाख युआन थी। बेचने पर उनसे अभी भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जरा अपनी और अंकल की हालत तो देखिए। इतना खराब खाना खाकर अपनी सेहत मत बिगाड़िए। वो चीजें बेच देंगे तो कम से कम आप लोग ढंग का खाना तो खा पाएंगे। जब भविष्य में मेरे अंकल फिर से पैसे कमा लेंगे, तब अच्छी चीजें दोबारा खरीद लेंगे। आंटी के पास मुझे रोकने का मौका ही नहीं था। मैं उन्हें सीधे उनके बेडरूम में ले गया और सामान निकाल निकाल कर बैग में भरने लगा। साथ ही उन्हें यह भी बताता जा रहा था कि कौन सी चीज कितने में बिक सकती है। उधर आंटी चुपके से कुछ सामान वापस निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मैंने तुरंत वो चीजें वापस छीन ली। आंटी, अभी सबसे मुश्किल समय चल रहा है। हमें सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। मुझे नहीं पता मेरे डैड कितने पैसे निकाल पाएंगे। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके पैसे उधार लाऊंगा और मैं अपनी कीमती चीजें भी बेच दूंगा। आइए हम सब मिलकर अंकल को इस मुश्किल वक्त से निकालते हैं। मेरी बात सुनकर आंटी मन ही मन मुझे कोसने लगी, लेकिन आखिर में उन्होंने मजबूरी में वो बैग उठा लिया। ये देखकर मैंने तुरंत उनकी तारीफ शुरू कर दी। बस ऐसे ही होना चाहिए आंटी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आखिर में मैंने वहां खाना भी नहीं खाया और 2 बड़े बड़े बैग उठाकर सीधे वहां से निकल आया। उधर घर पर शेन बुयू खिड़की के पास बैठी थी। दूर से उसने मेरी कार वापस आती हुई देख ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो व्हील चेयर चलाकर नीचे लिविंग रूम में आ गई और ऐसे टीवी देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मुस्कुराते हुए मैंने उसके सामने डेजर्ट लहराया। हनी, मैं घर आ गया। ये डेजर्ट तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ, ट्राई करोगी? शेन बुयू भी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर साफ खुशी दिखाई दे रही थी। तो बताओ, आज तुम्हारे अंकल के घर क्या क्या स्वादिष्ट खाना बना था? तुम्हें देखकर मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। इतना कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और सीधे किचन की तरफ चला गया।
तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद किचन में जाकर कुछ भी खा लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, मैंने देखा शेन बुयू भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने तुरंत उसकी व्हील चेयर घुमाकर बाहर कर दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर जाओ और मेरा इंतजार करो। शेन बुयू ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। जब तुम घर पर नहीं होते तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो मुझे सच में बहुत क्यूट लगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ, बताओ तुम कितना खाओगी? शेन बुयू ने सिर हिला दिया। ज्यादा नहीं, रात में ज्यादा खा लिया तो मुझे नींद नहीं आती। ये सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा, लगता है इसे भूख नहीं है, ये बस मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा ही बनाता हूँ, थोड़ा सूप भी पी लेना। उसने मेरी तरफ देखकर ओके का इशारा किया। फिर मैं मुड़कर किचन में लग गया। नूडल्स बहुत जल्दी बन गए। मैं उन्हें डाइनिंग टेबल पर ले आया। शेन बुयू के बाउल में सिर्फ एक अंडा था, थोड़े से नूडल्स और आधा बाउल सूप। फिर भी वो मेरे साथ बड़े मजे से खाने लगी। उधर ऊपर हेल्पर चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। नीचे कौन है? क्या फांगशु वापस आ गया? फांग फैमिली ने खुशी से सिर हिला दिया। वो दोनों नीचे साथ में डिनर कर रहे हैं। फांगशु शादी के बाद सच में बड़ा हो गया है। अब वो खाने में कोई नखरे भी नहीं करता। अच्छी बात है कि वो लोग अलग शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर देवी ने शक भरी नजर से उनकी तरफ देखा। आज सुबह तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब इसकी चिंता छोड़ दो, हो सकता है जल्द ही हमें पोता पोती भी देखने को मिल जाए। ये सुनकर शेन की मॉम ने कुछ नहीं कहा। उधर नीचे डिनर लगभग खत्म हो चुका था। शेन बुयू ने अचानक मुझसे कहा, फांगशु चलो हम कल शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने कुछ पल उसे देखा। अचानक ये फैसला क्यों? शेन बुयू ने अपने हाथों की तरफ देखा। मैं हम दोनों का अपना एक घर चाहती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनकर मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई। दिलचस्प, तो फिर हम कहाँ शिफ्ट होंगे? यहीं से ज्यादा दूर में ही, सामने वाली पहाड़ी पर। मेरी आंखें बड़ी हो गई। वो तो प्राइवेट विला है। शेन बुयू ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने खरीद लिया है। मैंने शक भरी नजर से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? बिल्कुल, मैंने खुद कमाए हैं। चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने शेन बुयू की काबिलियत को बहुत कम आंका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी बिलियनियर बन जाएगी। पिछले जन्म के आखिर उसके पास और कितने राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो हम कब शिफ्ट होंगे? शेन बुयू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कल ही शिफ्ट हो जाएं। मैंने सिर हिला दिया। वैसे भी कल दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है। ये सुनते ही शेन बुयू खुशी से मेरे होठों पर किस कर गई। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे वापस किस किया। शेन बुयू ने जरा भी विरोध नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद मैंने मुस्कुराकर शेन बुयू से कहा, तुम पहले ऊपर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन शेन बुयू वहीं खड़ी रही। वो बस मुझे किचन में काम करते हुए देखती रही। ये देखकर मेरे पास जल्दी जल्दी काम खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बर्तन धोने के बाद मैं शेन बुयू को व्हीलचेयर पर ऊपर ले गया। बेडरूम में वापस आने के बाद मैं और शेन बुयू दोनों फ्रेश होकर आए। फिर हम दोनों बेड पर लेट गए। बेड पर आते ही शेन बुयू सीधे मेरी बाहों में आकर सिमट गई। मैंने धीरे से पुकारा, शेन बुयू, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वो सच में सो गई है। मैंने बेबसी से एक सांस छोड़ी और फिर हार मान ली। आखिर ये मेरी वाइफ है, जैसा चाहे वैसा करने दो। उधर आन फैमिली में आन लान वापस आ गई। घर आते ही उसे पता चला कि उसके सारे पसंदीदा कलेक्टिबल्स गायब थे। वो जोर से चिल्लाई, मेरी चीजें कहाँ हैं? आंटी गुस्से में उसके पास आई। क्या सिर्फ तुम्हारी ही चीजें गायब हुई है? सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबकी चीजें बिक गई है। आन लान गुस्से से पागल होने लगी। मॉम, आपने आखिर किया क्या है? तब आंटी ने उसे पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद आन लान की आंखों में ठंडी मुस्कान चमक उठी। मॉम, कल मैं अंकल के घर होकर आती हूँ। ठीक है, जाकर उन्हें जल्दी करने के लिए कहना। अगली सुबह मेरी आंख खुली। मैंने तुरंत फोन उठाकर टाइम देखा और एकदम चौंक गया। फिर लेट हो गया। आज प्रोफेसर की क्लास है। वो हर क्लास से पहले अटेंडेंस लेते हैं और फाइनल एग्जाम में अटेंडेंस के भी मार्क्स जुड़ते हैं। ये याद आते ही मैं घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। जल्दी जल्दी फ्रेश होकर मैं बिजली की तरह नीचे भागा। मुझे देखकर सब ने जल्दी से हाथ हिलाया। तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? लेकिन मैं बिना पीछे देखे ही बाहर निकल गया। अब नहीं खाऊंगा, बहुत लेट हो गया है। फांग फू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये बच्चा अब तो स्कूल जाने के लिए कितना उत्साहित रहने लगा है। डाइनिंग टेबल पर बैठी शेन बुयू ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। क्या इसका मतलब अब वो विदेश नहीं जाएगा? ब्रेकफास्ट के बाद शेन बुयू अपने कमरे में लौट गई और अपना काम करने लगी।
उसने मेरे स्कूल की सर्विलांस फुटेज निकाल ली। उधर स्कूल में मैं घंटी बजने से ठीक पहले क्लासरूम में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि अगली क्लास की टेक्स्ट बुक तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने एक जूनियर को, जिसकी आज कोई क्लास नहीं थी, मेरे घर से किताब लाने के लिए मैसेज किया। फिर मैंने शेन बुयू को भी मैसेज भेजा। उससे कहा कि किताब घर के बाहर दरवाजे पर रख दे। हालांकि शेन बुयू को बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो मेरा दोस्त है तो उसने खुद ही दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने आंगन के गेट के बाहर खड़ी शख्सियत को देखा, उसे अचानक दरवाजा खोलने का मन ही नहीं रहा। ये एक लड़की क्यों है? इसका फांगशू के साथ क्या रिश्ता है? उधर उस जूनियर लड़की को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने दरवाजे के हैंडल से किताब उठाई और वापस चली गई ऊपर। शेन बुयू अकेली व्हीलचेयर पर बैठी रह गई। उसका मन बिना रुके तरह की बातें सोचने लगा, लेकिन स्कूल में मौजूद मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। घर पर शेन बुयू ने फिर से स्कूल की कैंपस वॉल खोल ली और मेरे बारे में आने वाली हर चीज पर नजर रखने लगी। सुबह का समय जल्दी ही बीत गया। क्लास खत्म होते ही मैं जल्दी से घर लौट आया। जब शेन की मॉम घर पहुंची तब तक सब कुछ तैयार था। लंच के बाद मैंने शेन बुयू की व्हीलचेयर पकड़ ली। उसे आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, जब मैं घर पर नहीं था क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया? व्हील चेयर पर बैठी शेन बुयू मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आज सुबह मैं भी काफी बिजी थी। थोड़ी देर में हम दोनों साथ मिलकर सामान समेट लेंगे। पैक हो गया। यहाँ तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा सामान बहुत ज्यादा है। मैं पहले इसे अलग अलग कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे सब शिफ्ट कर लेंगे। शेन बुयू मुस्कुराकर सिर हिला दिया। चलो हम दोनों मिलकर करते हैं। हमने कमरे में काम बांट लिया और मिलकर सामान समेटने लगे। ज्यादा देर नहीं लगी, सारा सामान पैक हो गया। दोपहर में मूवर्स हमारे घर आए और सारा सामान लेकर चले गए। उधर मैं शेन बुयू को लेकर सीधे हमारे नए घर पहुंचा। तभी आंटी लियू विलास से बाहर आई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हेलो सर और मैडम। मैं थोड़ा चौंक गया। सर सुनकर अजीब सा एहसास हुआ। क्या हुआ? तुम्हें ये बुलाना पसंद नहीं? मैंने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, बस इसकी आदत नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये हैं आंटी लियू। अब से ये हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखेंगी। आंटी लियू, आगे आपको बहुत परेशान करना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं, ये तो मेरा काम है सर। और मैडम, आप दोनों पहले बैठकर आराम कीजिए, मैं लोगों से सामान ऊपर रखवा देती हूँ। ये कहते हुए आंटी लियू ने लोगों को सारा सामान मास्टर बेडरूम में रखने के लिए कहा। मैं मुस्कुराया और शेन बुयू को लिविंग रूम के सोफे तक ले गया। मैडम कृपया बैठ जाइए, वेलकम होम सर। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर शेन बुयू आकर मेरी बाहों में सिमट गई। वो मेरी तरफ ध्यान से देखने लगी। ब्रदर फांग, आपने कहा था कि आप कभी डिवोर्स नहीं लेंगे जब तक आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं पूरी जिंदगी आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर से क्या सोचने लगी, अब से यही हमारा घर है, मैं तुम्हें छोड़कर और कहाँ जाऊंगा। ठीक है। कुछ ही देर में हमारा नया घर पूरी तरह सेट हो गया और सारा सामान मास्टर बेडरूम में रख दिया गया। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। यहाँ का पूरा लेआउट मेरे पुराने घर जैसा ही था। शेन बुयू मेरे पास आई और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगी। कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। शेन बुयू, अब मुझे एहसास हुआ है कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत फैसला था। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी औरत हो। तुम्हारे सामने मुझे खुद लगता है कि मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे दिल में सबसे कीमती इंसान सिर्फ तुम हो। उसी समय बेडरूम के बाहर से आंटी लियू की आवाज आई। सर, बाहर एक आदमी आपसे मिलने आया है। वो खुद को आपका कजिन बता रहा है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। उसे हमारा पता कैसे मिल गया? मैंने शेन बुयू से कहा, तुम ऊपर ही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। दरवाजा खुलते ही आन लान अंदर आ गया। उसकी नजर चारों तरफ घूमने लगी। वो व्हील चेयर वाली कहाँ है? आन लान, मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। अब से उसे भाभी कहकर बुलाओ। अगर आगे भी तुमने ऐसे ही बात की तो अगली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही आन लान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। सॉरी कजिन, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद आपने भाभी से नफरत करना छोड़ दिया। पहले तो आप ही मुझे कहते थे कि उन्हें व्हील चेयर वाली कहकर बुलाऊं। ये सुनकर मैं पूरी तरह चुप रह गया। ये आन लान भी सारा दोष दूसरों पर डालना अच्छी तरह जानता है। मैंने आखिर कब शेन बुयू को व्हील चेयर वाली कहा था? मैंने उसे सतर्क नजरों से देखा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आन लान ने मेरी तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तो बस आपको याद दिलाने आया हूँ।
कल आपके लू झाओयाओ के साथ डेट है। ये सुनते ही मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने ऊपर की तरफ नजर उठाई। जैसा मैंने सोचा था, मुझे शेन बुयू की पीठ दिखाई दी, लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था। अगर शेन बुयू ने सुन लिया तो सुन लिया। आन लान ने पूरे विला पर नजर डाली। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। कजिन अंकल से पैसे उधार लेने वाली बात का क्या हुआ? अब तो कर्ज वसूलने वाले हमारे घर तक आने लगे हैं। क्यों ना मैं कुछ दिन आपके यहाँ ही रह लूं? प्लीज सॉरी आन लान, तुम्हारी भाभी बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। मैं आपका कजिन हूँ, मैं भला बाहरी कैसे हुआ? हम तो अच्छे ब्रदर्स हैं। इतना बड़ा घर है, मैं यहीं रहकर आपका साथ भी दे दूंगा। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। तुम्हें इस समय अपने अंकल और आंटी झो के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, वरना बाद में शायद इतना मौका न मिले। लेकिन हर दिन कर्ज वसूलने वाले हमारे घर आ जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। आप मेरे कजिन हैं, आप मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकते। तो फिर तुम्हें घर पर और भी ज्यादा रहना चाहिए। यही वो समय है जब पूरे परिवार को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। सबको मिलकर इस मुश्किल का सामना करना चाहिए। तुम इतने समझदार और जिम्मेदार हो। मुझे यकीन है तुम अपने अंकल और आंटी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। आन लान के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। अब तुम घर लौट जाओ, वरना आंटी चिंता करेंगी। ये सुनते ही आन लान गुस्से से खड़ा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबाकर मुझे अलविदा कहा और विला से चला गया। उसके जाते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहता है। क्या उसे सच में लगता है कि मैं पहले वाला फांग शू हूं? दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही मैं मुस्कुराया और पीछे से शेन बुयू को गले लगा लिया। शेन बुयू, सारा सामान सेट हो गया है। शेन बुयू एक पल के लिए चौंक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि मैं क्या करने वाला हूं। उसने मेरा हाथ हटाने की कोशिश की। जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सोते हैं। लगता है वो अभी भी आन लान की बात से नाराज थी। उसे बस हम कहते सुनकर मैं तुरंत उसके पीछे चला गया। मैंने शेन बुयू की व्हीलचेयर अपनी तरफ घुमा ली और उसके सामने बैठ गया। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से छुआ। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो? शेन बुयू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं मुस्कुराया। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? शेन बुयू फिर से चौंक गई, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं उसके पास झुक गया और उसके गाल पर कई बार किस कर दिया। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब भी नाराज हो? शेन बुयू के कानों के सिरे पूरी तरह लाल हो गए। उसने धीरे से हम कहा। ये देखकर मुझे लगा कि उसका गुस्सा शांत हो गया है। तब जाकर मैं चैन से फ्रेश होने चला गया। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद मैं शेन बुयू को पूरे विला में घुमाने लगा। शेन बुयू, ये खाली कमरा किस लिए है? शेन बुयू का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्की सी खांसी की। ये नर्सरी है, सिर्फ एक ही नर्सरी। क्या एक बच्चा थोड़ा कम नहीं होगा? मेरा तो 3 बच्चे पैदा करने का प्लान है। मेरी बात सुनते ही शेन बुयू का चेहरा और भी लाल हो गया। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ अभी बहुत सारे कमरे खाली हैं, बाद में इसे बदल भी सकते हैं। मैंने उसके चेहरे का बदलाव नोटिस ही नहीं किया। ये सुनकर मुझे राहत मिली। चलो बाकी जगह भी देख लेते हैं। मैं शेन बुयू की व्हीलचेयर आगे बढ़ाने लगा। हम एक बहुत बड़े स्टडी रूम में पहुंचे। अंदर का सारा अरेंजमेंट देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमने तो हर चीज बहुत सोच समझ कर तैयार की है। अगर यहाँ एक बेड भी रख दिया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। आगे जब काम करते करते या पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा तो यहीं थोड़ी देर आराम कर लूंगा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शेन बुयू के मन में कुछ और ही चल रहा था। पूरी सुबह हम दोनों विला घूमते रहे। अचानक शेन बुयू ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है अभी और कहाँ बदलाव करने की जरूरत है? सब ठीक है, फिलहाल कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर बने गार्डन पर पड़ी। गार्डन के सारे फूल क्या तुमने किसी से लगवाए हैं? जिसने भी लगाए हो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उन्हें उखाड़ देते हैं और उनकी जगह कुछ और लगा देंगे। मैंने देखा। ये कहते वक्त शेन बुयू की नजरें थोड़ी बच रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। हालांकि शेन बुयू ने कभी नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि वो हमेशा चुपचाप मुझ पर नजर रखती रही है। मुझे ये वैसे ही पसंद है, इसे बदलने की जरूरत नहीं। पूरा विला देखने के बाद दोपहर हो चुकी थी। लंच करने के बाद मैं शेन बुयू को लेकर दोपहर की नींद लेने चला गया। बेड पर लेटते ही उसे जल्दी ही नींद आ गई। मैं उसके बगल में लेटा और थोड़ी देर फोन चलाता रहा। आज शनिवार था और तय किया हुआ समय भी करीब आ चुका था। मैं कुछ देर और शेन बुयू के साथ लेटा रहा, फिर धीरे से उठकर कपड़े बदल लिए। बाहर निकलने से पहले मैंने आंटी लियू से कहा, जब शेन बुयू जाग जाए तो उसे मेरी बात बता दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। रास्ते में मुझे आन लान का कॉल आया। उसने बताया कि मिलने की जगह बदल गई है, अब मुलाकात एक कराओके बार में होगी। मैं गाड़ी चलाकर सीधे उस कराओके बार पहुंचा।
अंदर जाते ही मैंने देखा लू झाओयाओ और आनलान एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। आनलान तुरंत खड़ा हो गया। उसने मुझे अपने और लू झाओयाओ के बीच बैठाने की कोशिश की। मुझे अंदर से बहुत घिन आई, इसलिए मैं उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। कजिन, आप लू झाओयाओ के साथ एक डुएट क्यों नहीं गाते? लेकिन आन लान पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरी और लू झाओयाओ की नजदीकियां बढ़ जाएं। उसने तो हम दोनों के लिए खास तौर पर एक लव सॉन्ग डुएट भी चुन लिया। मैंने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, पिछले कुछ दिनों से मेरे गले में थोड़ा दर्द है। तुम लोग गाओ, मैं बस सुनूंगा। मुझे इतना शांत देखकर लू झाओयाओ के चेहरे की नाराजगी भी कम हो गई। फिर वो खुशी से आन लान की तरफ देखने लगा और उसके बाद माइक्रोफोन उठा लिया। ये सब देखकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। पिछले जन्म की बातें याद आते ही मुझे और भी ज्यादा घिन आने लगी। उधर लू झाओयाओ की नजर महसूस करके आनलान ने हल्का सा चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने अनजाने में मेरे तरफ एक नजर डाली। जब उसने देखा कि मैं सिर्फ अपना फोन देख रहा हूं, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं अपनी नजर के कोने से उन दोनों पर लगातार नजर रखे हुए था। उन दोनों की छोटी छोटी हरकतें देखकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। फिर मैंने अनजान बनने का नाटक किया। सिर उठाकर बोला, आनलान, तुम लोग जल्दी गाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। लू झाओयाओ ने सबसे पहले गाना शुरू किया। उसके बाद आनलान भी बेफिक्र होकर साथ गाने लगी। दोनों लव सॉन्ग गा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मौका देखकर चुपके से अपना फोन निकाला और उनकी एक फोटो खींच ली। फोटो लेने के बाद मैंने फोन वापस जेब में रख लिया। फिर टेबल पर रखा ड्रिंक उठा के एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए उन दोनों का तमाशा देखने लगा। गाना खत्म होने के बाद आनलान मुस्कुराई और मुझे फिर अपनी तरफ खींच लिया। चलो हैमर गेम खेलते हैं, जो हारेगा वो ड्रिंक पिएगा। मैंने फोन में टाइम देखा, अभी काफी समय था। चलो थोड़ी देर इनके साथ खेल ही लेता हूँ, देखते हैं अब ये लोग कौन सी नई चाल चलते हैं। कुछ ही राउंड बाद आनलान लगातार कई बार हार गई। मैंने अपना जूस पी लिया, तभी वो खड़ी हो गई। तुम लोग बैठे रहो, मैं कुछ और ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। लेकिन उसकी वो मुस्कान मेरी नजर से बच नहीं पाई। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। ये देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। लगता है अब आखिरकार चाल चलने का इंतजार खत्म हो गया। सच कहूं, मैं भी देखना चाहता था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। जैसे ही उसने ध्यान हटाया, मैंने फुर्ती से अपना कप और आनलान का कप बदल दिया। फिर मैंने उसका कप उठा के उसके हाथ में दे दिया। अब बचने की कोशिश मत करना, पहले इसे खत्म करो। मैंने लगभग पूरा कप उसके हाथ में थमा दिया। आनलान के पास मजबूरी में मुस्कुराकर उसे पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे बहुत गर्मी महसूस होने लगी। ये महसूस होते ही मैं पूरी तरह सतर्क हो गया। फिर भी मैंने लापरवाही कर दी और उन्हें मौका मिल गया। अच्छी बात यह थी कि मुझे जल्दी ही इसका एहसास हो गया। अभी भी इसका हल निकालने का मौका था। मैं जितनी तेज भाग सकता था, भाग कर बाहर निकल गया। मुझे वॉशरूम जाना है। मैं सीधे बाथरूम में घुस गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगा। लेकिन मेरे शरीर की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे तुरंत शेन बुयू को कॉल करना होगा। कॉल लगते ही शेन बुयू ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत व्हीलचेयर नीचे ले गई और सीधे विला से बाहर निकल गई। असिस्टेंट तुरंत आगे बढ़ा और उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। बॉस, हम साउथ सिटी वाले कराओके बार जा रहे हैं, जल्दी चलो। यह पहली बार था जब असिस्टेंट ने अपने बॉस को इतना घबराया हुआ देखा। कार तुरंत स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते शेन बुयू अपना फोन कसकर पकड़े रही और बार बार कहती रही, और तेज चलाओ। असिस्टेंट के पास स्पीड बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उधर कराओके बार के वॉशरूम में मैंने दांत भींच लिए और दरवाजे को घूरता रहा। मैं जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे हर हाल में खुद को संभालना होगा। आखिरकार शेन बुयू मेरे फोन की लोकेशन के सहारे मुझे ढूंढ ही दिया। कार में बैठते ही शेन बुयू ने असिस्टेंट से कहा, उसे पीछे वाली सीट पर लिटा दो। मेरी हालत देखकर शेन बुयू लगातार असिस्टेंट को जल्दी चलाने के लिए कहती रही। पूरे रास्ते कार तेज रफ्तार से दौड़ती रही। आखिरकार हम घर पहुंच गए। शेन बुयू ने मुझे सीधे उठाकर बाथटब में डाल दिया, लेकिन ठंडा पानी भी मेरी हालत में कोई फर्क नहीं ला पाया। ये देखकर शेन बुयू पहली बार पूरी तरह घबरा गई। बेबसी में उसे अपनी व्हीलचेयर से उतरना पड़ा। वो रेंगते हुए बाथटब में आई और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। जब मेरी दोबारा आंख खुली तब सुबह के 11 बज चुके थे। मैं भारी सिर के साथ उठकर बैठ गया। कल रात आखिर हुआ क्या था? मुझ पर असर हो गया था, फिर
शेन बू मुझे घर ले आई। इतना याद आते ही मैं बुरी तरह चौंक गया। कहीं कल रात मेरा और शेन बुयू का वो सब तो नहीं हो गया। मैं तुरंत उठकर शीशे के सामने गया। जैसा मैंने सोचा था, मेरे कपड़े बदले हुए थे। उसी समय शेन बुयू व्हीलचेयर पर बैठी कमरे में आई। उठ गए, चलो नीचे डिनर कर लेते हैं। मैं उसे खाली नजरों से देखता रहा। मन में ढेर सारे सवाल थे। फिर मैं उसके पीछे पीछे नीचे चला गया। डिनर के बाद आखिर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कल रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ था? शेन बुयू एक पल के लिए रुक गई। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा था वो इस सवाल से बच जाएगी, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उसने सच सच जवाब दिया। फांग शियू, अब हम सच में पति पत्नी है। दोबारा जन्म लेने के बाद इस बार आखिरकार मैं सच में शेन बुयू के साथ आ गया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में मैं शेन बुयू से दिल से प्यार करूंगा, उसके साथ बच्चे होंगे और मैं उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उधर आन लान और लू झाओयाओ पूरी तरह एक दूसरे के साथ उलझ चुके थे, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। अगले दिन मैं बाहर से वापस घर आया तो देखा शेन बुयू चुपचाप लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। मैं उसके पास गया और पीछे से उसे गले लगा लिया। शेन बुयू, चलो थोड़ी देर स्टडी में बैठकर पढ़ते हैं। शेन बुयू ने सिर हिला दिया। ठीक है। हम दोनों स्टडी रूम में पहुंचे। मैं बुकशेल्फ के सामने खड़ा हो गया। फिर मुड़कर उससे पूछा, तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहती हो? मैं निकाल दूं? लेकिन शेन बुयू ने सीधे कंप्यूटर ऑन कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैं थोड़ी देर कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगी। मैंने भी एक किताब उठाई और उसके पास बैठ गया। शेन बुयू, क्या सोच रही हो? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि जैसे ही मैं बैठा, शेन बुयू ने तुरंत कंप्यूटर की स्क्रीन बदल दी। असल में वो कल रात कराओके बार की सर्विलेंस फुटेज देख रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मुझे इसका पता चले। उसने मेरी तरफ देखा और हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ कुछ नहीं। तुमने कौन सी किताब चुनी? मैंने देखा ज्यादातर किताबें लिटरेचर की है, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की किताबें भी है। मैंने तो बस यूं ही एक उठा ली। मुझे नहीं पता तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है, इसलिए मैंने ज्यादातर लिटरेचर की किताबें रखवा दी। अगर इनमें तुम्हारी पसंद की कोई किताब नहीं है तो एक लिस्ट बना देना, हम और किताबें खरीद लेंगे। मैंने हाथ हिलाया और बेफिक्र होकर कहा, रहने दो, मुझे पढ़ने का इतना शौक नहीं है। खरीद कर भी रखेंगे तो बस जगह ही घेरेंगी। मैंने शेन बुयू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उस जगह पर बच्चों की किताबें रखेंगे तो कैसा रहेगा? भविष्य की सोचो, हमारे बच्चे होंगे तो उनके काम आएंगी। शेन बुयू ने भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम्हें लग रहा है घर छोटा है? तो क्या इसके आसपास की जमीन भी खरीद लें? मैंने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसा है वैसा ही बहुत अच्छा है। घर अगर बहुत बड़ा हो जाए तो खाली खाली सा लगेगा। उसी समय अचानक एक फोन बज उठा। फोन की रिंग सुनते ही शेन बुयू के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। मैंने शेन बुयू की तरफ देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? किसका फोन था? मॉम का। उन्होंने कहा, आपकी आंटी मुझसे मिलने आई है, लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो हम दोनों वापस चलते हैं। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इस वक्त आंटी यहाँ क्यों आई है? कहीं ये कल रात वाली आन लान की बात तो नहीं? ये सोचकर मैंने हाथ की किताब नीचे रख दी और खड़ा हो गया। चलो। घर पहुंचते ही मैंने देखा आंटी तेजी से हमारी तरफ दौड़ी। उन्होंने हाथ उठाया और सीधे शेन बुयू को थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और ठंडी नजर से उन्हें देखते हुए कहा, आंटी जो कहना है सीधे कहिए, आते ही किसी पर हाथ उठाने का क्या मतलब है? आंटी ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मैं इस व्हील चेयर वाली को थप्पड़ मार रही थी और तुमने मुझे ही रोक दिया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। फिर एक कदम आगे बढ़कर शेन बुयू को अपने पीछे कर लिया। आंटी, अगर आप बड़ी है तो बड़ों जैसा व्यवहार भी कीजिए। इनका नाम शेन बुयू है और ये मेरी वाइफ है। आंटी ने हैरानी से मेरी तरफ उंगली उठाई। फांग शियू, इसकी बातों में मत आओ। ये अच्छी औरत नहीं है, बिल्कुल अपनी मॉम जैसी है। ये भी एक बुरी औरत है। अभी शादी को कितना वक्त हुआ है और इसने तुम्हें पूरी तरह अपने बस में कर लिया। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मैंने शांत चेहरे से उनकी तरफ देखा। आंटी, मेरी वाइफ कैसी है इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे वो पसंद है। आगे से कृपया उनका सम्मान कीजिए। ये सुनते ही शेन बुयू की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उधर आंटी गुस्से से कांपने लगी। उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। आंटी, आपने हमें वापस क्यों बुलाया? जो कहना है सीधे कहिए। आंटी ने गहरी सांस ली, फिर शेन बुयू की तरफ उंगली करके गुस्से से बोली, इसी ने आन लान को बहकाया है। मैंने उनकी बात सुनी और मुझे हंसी आ गई। शेन बुयू आन लान में दिलचस्पी लेगी, ये तो नामुमकिन है।
लगता है ये मामला आन लान और लू झाओयाओ का है। शेन बुयू ने चिंता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे देखकर आश्वासन देने के लिए हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर मैं वापस आंटी की तरफ मुड़ा। आंटी, हर बात सबूत से होती है, सिर्फ कह देने से कोई बात सच नहीं हो जाती। आंटी ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और सबके सामने फोटो दिखाते हुए बोली, तुम्हें सबूत चाहिए ना? तो देखो, ये फोटो है जिसमें आन लान कल रात तुम्हारे घर पर सोया था। जब वो वापस आया तो उसकी गर्दन पर भी निशान थे। मैंने फोटो देखी और हल्का सा हंस पड़ा। जैसा मैंने सोचा था, आन लान सच में लू झाओयाओ के साथ उलझ चुका था। ये तो और भी अच्छा हो गया। अब मुझे उन्हें मिलाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सही समय पर इन दोनों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। मैंने अपना फोन निकाला, फिर कल रात की बनाई हुई वीडियो खोलकर आंटी को पकड़ा दी। आंटी, क्या आप अपने बेटे की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है? आप सच में बहुत भोली है। कल रात शेन बुयू पूरी रात मेरे साथ थी, तो फिर वो आन लान को कैसे बहका सकती थी? देखिए, ये कल रात की रिकॉर्डिंग है, जब वो दोनों गाना गा रहे थे। मैंने खुद रिकॉर्ड की थी। वैसे मेरे कजिन ने गाना बुरा नहीं गाया। वीडियो देखते ही आंटी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनका चेहरा पूरी तरह उतर गया। मुझे माफ कर दो, लगता है मुझसे गलत फहमी हो गई। सब उस शरारती आन लान की गलती है। उसने मुझसे झूठ बोला। जल्दी बताओ, ये लड़की कौन है? मैंने फोन वापस रख लिया और उन्हें लू झाओयाओ के बारे में बताना शुरू किया। मैंने उसकी इतनी तारीफ की कि आंटी खुशी से झूम उठी। वो बदमाश मेरी नजर बचाकर किसी को डेट कर रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मेरी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। मुझे सच में बहुत अफसोस है। फिर आंटी अपनी उम्र का हवाला देकर सारी गलती अपने सिर लेने लगी। मैंने शांत भाव से उनकी तरफ देखा। आंटी, आप मजाक कर रही है। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन शेन बुयू के साथ जो किया उसके लिए आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। क्या मुझे इससे माफी मांगनी होगी? आंटी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। ये देखकर मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। आंटी, अगर आप आगे भी मेरी वाइफ की बेइज्जती करती रही तो आज के बाद हमारे दोनों परिवारों का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनते ही आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने दांत भींचे और चलकर शेन बुयू के सामने आ गई। सॉरी, मेरी ही गलती थी। मैंने जल्दबाजी कर दी। शेन बुयू ने बस ठंडी नजर से उनकी तरफ देखा और धीरे से हम कह दिया। मैं मुस्कुराकर आंटी से बोला, अब सारी गलत फहमियां दूर हो चुकी है। मैं आपको और नहीं रोकूंगा, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद वापस जाकर अपने बेटे को अच्छी तरह समझाइए। आंटी ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। उनकी आवाज में साफ घबराहट थी। हाँ हाँ हाँ, फांगशु, तुम सबसे समझदार हो। घर जाकर मैं उस निकम्मे की अच्छी तरह खबर लूंगी। आंटी सबसे पहले वापस चली गई। जाते जाते उन्होंने फिर से कहा, तुम्हें अपने अंकल की बात का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उन्हें विदा कर दिया। लगता है वो अब भी चाहती थी कि मैं उनके सपने पूरे कर दूं। उनके जाने के बाद मैंने हाथ बढ़ाकर शेन बुयू के गाल को हल्के से छुआ, फिर चिंता भरे स्वर में पूछा, अब भी दर्द हो रहा है? शेन बुयू ने मेरा हाथ धीरे से हटा दिया और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुम्हारे लिए उनसे नहीं लड़ पाया? शेन बुयू ने इतनी नजदीक से मेरी तरफ देखा। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से पूछ बैठी, तुम्हें लू झाओयाओ और आन लान के रिश्ते के बारे में कब से पता था? मैंने उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान देखी। मुझे बहुत पहले से पता था, पिछले जन्म से, और उसकी कीमत भी मुझे बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। ये सुनते ही शेन बुयू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फांगशु, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। लू झाओयाओ तुम्हारे लायक ही नहीं है। तुम्हारे पास अब भी मैं हूं, है ना? मैंने काफी देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। तुम हो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। उस रात विला की बालकनी में मैं चांद को देख रहा था। उसी समय शेन बुयू कमरे से बाहर आई। फांगशु, तुम बालकनी में क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराया और उसे अपने पास खींच लिया। आओ, साथ में चांद देखते हैं। 1 महीने बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और उसके बाद मेरा इंटर्नशिप भी शुरू होने वाला है। मेरी बात सुनकर शेन बुयू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तो अब तुम्हारा विदेश जाने का कोई प्लान नहीं है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं। फिर उसने पूछा, तो आगे क्या करने वाले हो? मैंने अंगड़ाई ली और उसकी तरफ देखकर कहा, शायद मैं फांग ग्रुप ज्वाइन करूंगा। मैं अपने परिवार की विरासत की रक्षा करना चाहता हूं और भविष्य में इसे सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूं। शेन बुयू हल्के से मुस्कुरा दी। ये तो आसान बात है। मिस्टर फांग भी शायद यही चाहते होंगे कि तुम फांग ग्रुप ज्वाइन करो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और तुम? उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जब तक तुम खुश हो
मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा और उसके करीब चला गया और फिर पूछा, तो तुम्हारी अपनी खुशी का क्या? मुझे उसकी परवाह नहीं, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। यह सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। शेन बुयू हमेशा ऐसी ही रही है। उसकी सारी खुशियां और सारी उम्मीदें सिर्फ मुझसे जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूं। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा मत कहा करो, तुम्हारी खुशी भी उतनी ही जरूरी है। मैं भी चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने अगली सुबह आंख खोली, तभी एहसास हुआ कि स्कूल के लिए फिर लेट हो रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी उठा और जाकर फ्रेश होने लगा। शेन बुयू ने मुझे उठते देखा तो वो भी उठने लगी। जब मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आया, तब तक वो पहले ही व्हील चेयर पर बैठ चुकी थी और जिद करने लगी कि वो मुझे छोड़ने चलेगी। तुम उठ क्यों गई? कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी देर और सो जाओ। शेन बुयू ने सिर हिला दिया और व्हील चेयर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं अच्छी तरह सो चुकी हूँ, चलो साथ में नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद मैं और शेन बुयू डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। लेकिन उसकी नज़र पूरे समय मुझ पर ही टिकी रही। उसकी नज़रों से मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शेन बुयू मुस्कुरा दी। उसने टेबल पर रखा दूध उठाया, लेकिन उसकी नज़र अब भी मुझसे नहीं हटी। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद मैंने अपना स्कूल बैग उठाया और शेन बुयू के पास चला गया। मैं चलता हूँ, तुम खाना खत्म करके ऊपर जाकर थोड़ी देर और सो जाना। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं झुका और उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। शेन बुयू एकदम सन्न रह गई। वो खाली नजरों से मुझे देखने लगी। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके गाल को हल्के से सहलाया और कहा, अच्छी तरह आराम करना, क्लास खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर मैं मुड़ा और जल्दी से घर से निकल गया। मेरे जाने के बाद शेन बुयू ने धीरे से अपने उस गाल को छुआ जहां मैंने किस किया था। उसके होंठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठ गए और उसकी आंखें भी नरम पड़ गईं। उधर स्कूल की क्लास हमेशा की तरह बोरिंग थी। मैं पता नहीं कब ख्यालों में खो गया और पूरी क्लास कब खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, मैं तुरंत बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। फांग शू, 1 मिनट रुकिए। अचानक पीछे से एक लड़की ने मेरा नाम पुकारा। मैं मुड़कर देखने लगा। ये वही लड़की थी जिसके साथ पिछली बार मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई थी। कोई काम था। उसने झिझकते हुए अपना सिर खुजलाया। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। फिर उसने झुककर मुझे धन्यवाद दिया। कुछ नहीं, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने ये अपने लिए भी किया था, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मैं उसके साथ ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता था। इस जन्म में मैंने उसकी जान बचा दी। इसे भगवान द्वारा मुझे दूसरी जिंदगी देने का शुक्रिया समझ लो। फिर भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, अभी मेरे पास आपका एहसान चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह सॉरी, मुझे अब जाना होगा। मेरी पार्ट टाइम जॉब के लिए देर हो रही है। बाय। थैंक यू फांग। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन मैंने उसकी आखिरी बात सुनी ही नहीं। मैं बस भौहें सिकोड़कर सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिसने वो पोस्ट डाली थी उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अंधेरे में छिपा वो इंसान बहुत खतरनाक चालें चल रहा था। उसके बारे में सोचकर ही डर लगने लगा। इस जन्म में मैं अपने परिवार के साथ दोबारा कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरी सारी योजनाएं भी कभी बर्बाद नहीं होंगी और मैं और शेन बुयू एक दूसरे का हमेशा अच्छे से ख्याल रखेंगे, चाहे अंधेरे में छिपा वो इंसान कोई भी हो। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। घर लौटने के बाद मैंने दरवाजा खोला, लेकिन शेन बुयू कहीं दिखाई नहीं दी। उसी समय आंटी लियू हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर आई। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैडम ऊपर चली गई थी, अभी तक नीचे नहीं आई है। मैंने सोचा, क्या वो अभी भी सो रही है? मैं जल्दी ही बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। धीरे से दरवाजा खोला। मैंने देखा शेन बुयू अब भी बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। मैं बिना कुछ कहे वापस बाहर आ गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसे थोड़ा और आराम करने दो। फिर मैं मुड़कर सीधे स्टडी में चला गया और पढ़ाई शुरू कर दी। करीब दोपहर के 1 बजे शेन बू व्हीलचेयर चलाते हुए नीचे आई। उसे देखते ही आंटी लियू मुड़ी और किचन से खाना निकालकर टेबल पर लगा दिया। शेन बू डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और चुपचाप खाना खाने लगी। आंटी लियू एक तरफ खड़ी उसे देखती रही। कुछ पल हिचकिचाने के बाद आखिर उन्होंने पूछा, सर क्या उन्होंने खाना नहीं खाया? शेन बुयू ने सर शब्द सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और जल्दी से पूछा, फांग शू वापस आ गए? आंटी लियू ने सिर हिलाया। हाँ, वो दोपहर में ही लौट आए थे। क्या मैडम की उनसे मुलाकात नहीं हुई?
ये सुनते ही शेन बुयू जल्दी जल्दी व्हीलचेयर चलाकर ऊपर चली गई। उसने पूरे ऊपर वाले फ्लोर पर मुझे ढूंढा और आखिरकार मुझे स्टडी में ढूंढ लिया। तब तक मैं किताबों के बीच डेस्क पर सिर रख कर सो चुका था। शेन बुयू मुस्कुरा दी। वो धीरे धीरे व्हीलचेयर चलाते हुए मेरे पास आई। व्हीलचेयर की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोली और सामने शेन बुयू को देखा। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। शेन बुयू, तुम जाग गई। शेन बुयू ने सिर हिला दिया। वो मुझे बड़े नरम भाव से देखने लगी। भूख लगी है, चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं। सॉरी, मैं तो बस थोड़ी देर किताब पढ़ना चाहता था। पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। शेन बुयू ने मुझे जरा भी नहीं टोका। इस समय पढ़ाई करते हुए नींद आना तो आम बात है। शेन बुयू, तुम इतनी स्मार्ट हो, क्या मेरे लिए ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं जल्दी सीख सकूं? ये सुनते ही शेन बुयू मन ही मन बहुत खुश हो गई। उस पल वो ये भी भूल गई कि वो व्हीलचेयर पर है। उसे बस इतना महसूस हुआ कि जिस लड़के से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो उस पर भरोसा करता है। वो हल्के से मुस्कुरा दी। डिनर के बाद मैं तुम्हारे लिए एक तरीका सोचती हूँ। मैंने कुछ कहे बिना उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हारा होना सच में बहुत अच्छा लगता है। शेन बुयू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से हल्की सी खांसी की ताकि अपनी घबराहट छिपा सके। ठीक है, पहले नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, मुस्कुराया और खड़ा हो गया। फिर उसकी व्हीलचेयर पकड़कर उसे नीचे ले गया। डाइनिंग टेबल पर पहुंचने के बाद मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और लगातार शेन बुयू की प्लेट में खाना रखता गया। शेन बुयू मुस्कुराते हुए मेरे परोसे हुए सारे व्यंजन खाती रही। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जब वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करे तो दिल अपने आप खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद मैं फिर से शेन बुयू को स्टडी में ले गया। अब मेरे लिए कोई तरीका सोचो। मेरी नजर में शेन बुयू एक जीनियस है। उसे जरूर मेरी मदद करने का कोई तरीका पता होगा। शेन बुयू ने मेरी तरफ देखा और बेबस सी मुस्कुरा दी। फिर वो स्टडी में काम करने लगी। ज्यादा देर नहीं लगी। उसने कुछ अच्छे से तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर लिए और उन्हें मेरे सामने रख दिया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। उसके बाद शेन बुयू उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरे ध्यान से मुझे पढ़ाने लगी। मैं भी बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुनता रहा। शेन बुयू की आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती थी और हैरानी की बात यह थी कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो जो भी जरूरी पॉइंट समझाती वो धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक साफ फ्रेमवर्क बनाते जा रहे थे। पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया। शेन बुयू ने डॉक्यूमेंट नीचे रख दिए। मैंने हाथ उठाकर टाइम देखा। आज की पढ़ाई यहीं तक, लेकिन मैं पूरे जोश से पढ़ रहा था। आखिरकार मुझे समझ आने लगा था, इसलिए मैं बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी मत रुकना। क्या तुम मुझे थोड़ा और पढ़ा सकती हो? जल्दी मत करो, पढ़ाई हमेशा धीरे धीरे होती है। आज के लिए इतना काफी है। अब तुम्हें समझ आ गया है, लेकिन इसे बार बार दोहराना भी जरूरी है, वरना तुम फिर भूल जाओगे। मुझे पता है, आगे भी कर लूंगा। चलो पढ़ाई जारी रखते हैं। तो पहले मैं तुम्हें कुछ सवाल देती हूँ, उन्हें हल करके दिखाओ। अगर तुम कर पाए तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर पूरा भरोसा था। शेन बुयू बेबस होकर मुस्कुरा दी। उसने मेरे लिए कुछ सवाल लिखे और थोड़ी देर बाद वो पेपर मेरे हाथ में दे दिया। अगर तुम ये सवाल हल कर पाए तो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने पेपर लिया और उत्साह से सिर हिला दिया। पक्का? शुरुआत के सवाल बहुत आसान थे। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी हल कर दिया। मुझे अपने ऊपर थोड़ा गर्व भी होने लगा। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी सवाल तक पहुंचा, मैं पूरी तरह अटक गया। मैंने दांत भींचकर उस सवाल को घूरना शुरू कर दिया। लगता है मुझे अपने ऊपर गर्व बहुत जल्दी हो गया था। ये सवाल इतना मुश्किल क्यों है? शेन बुयू एक तरफ बैठी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सवाल समझ ही नहीं आया। आखिर मेरे पास शेन बुयू के बनाए हुए नोट्स देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने कई बार हिसाब लगाया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं निकला। आखिर मैंने हार मानकर पेन नीचे रख दिया और मदद के लिए शेन बुयू की तरफ देखने लगा। अरे ये सवाल तो बहुत मुश्किल है। क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो? शेन बुयू ने पेन उठाया और सवाल की तरफ इशारा करते हुए मुझे समझाने लगी, मैं तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं कर रही। ये सवाल इसलिए बनाया है ताकि तुम सीखो कि सीखी हुई चीजों को अलग अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सवाल को एक बार फिर ध्यान से देखो। मैं उसके थोड़ा और करीब झुक गया और पूरे ध्यान से शेन बुयू की बात सुनने लगा। धीरे धीरे मेरे माथे की शिकन भी मिटने लगी।